हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, है ना जी। क्लास 11th का आपका जो ये चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपकी नई वाली जो लेटेस्ट वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 होगा ये, ठीक है ना। तो चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर इस चैप्टर में होता क्या है ये समझते हैं फटाफट से, ठीक है जी। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर का जो नाम है मैं लिख देता हूं आपके लिए, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि आखिर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। बेटा चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर का थोड़ा सा ना आप पहले अंडरस्टैंडिंग समझते हैं इसकी, इस चैप्टर में आखिर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, ठीक है जी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं कौन हूं, बिजनेसमैन या कस्टमर जो भी है, ठीक है ना। नॉर्मली बिजनेस के हिसाब से बात करें तो बिजनेसमैन हूं मैं, ठीक है। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिसकी मैं क्या करता हूं, अकाउंटिंग खुद ही कर रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं अपने यहाँ पे क्या प्रिपेयर करूंगा, अपनी कैश बुक, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 10, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपनी कैश बुक बनाएंगे, ठीक है जी। अब हमने जो कैश बुक प्रिपेयर करी, हमने कैश बुक बनाई, अब वैसे ही बैंक क्या बनाता है, पासबुक बनाता है अपनी, ठीक है। हम कैश बुक बनाते हैं, बैंक क्या बनाता है, पासबुक बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है भाई, मैं जितनी भी बैंक के ट्रांजेक्शन से अपनी कैश बुक में लिखे जा रहा हूं, बैंक अपने वहां पे लिखे जा रहा है, ठीक है जी। अब मैं अभी सही लिख रहा हूं, मैं अपनी जगह सही हूं, बैंक अपनी जगह सही है। तो ईयर एंड पे या मंथ एंड पे जब हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से जाके पूछते हैं कि बैंक हमें बताओ हमारा बैलेंस कितना है आपके यहाँ पे, तो बैंक क्या करेगा, जो उसके पासबुक उसने मेंटेन करी, जो उसने हमारा अकाउंट अपने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है पासबुक में, उसके हिसाब से हमें बताएगा जी आपके अकाउंट में बैलेंस है सपोज 70,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी कैश बुक के हिसाब से जो मेरे बैंक में पैसा होना चाहिए, हम बैंक कैश बुक बनाते थे ना, बैंक कॉलम कैश कॉलम दोनों, तो जो बैंक कॉलम है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में जो पैसे हैं वो कितने होने चाहिए, 90,000 होने चाहिए। बैंक कह रहा है 70,000, मैं कह रहा हूँ 90,000। अब क्या करे, मेरे मन में क्या आएगा, अरे बैंक ने मेरे पैसे मार लिए, है ना जी। बैंक मेरे 20,000 रुपये घपला कर दिया बैंक ने। बैंक अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, सर दोनों सही हैं, फिर बैलेंस अलग क्यों आ रहे हैं, बैलेंस सही आने चाहिए थे। बेटा नहीं, यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी जिनकी वजह से हो सकता है बैंक का बैलेंस अपना जगह सही है और मेरा बैलेंस अपनी जगह सही है, ठीक है ना। तो हमें उन प्रॉब्लम्स को देखना है, उन डिफरेंसेस को देखना है जिनकी वजह से हमारा जो बैलेंस है दोनों का अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो उन्हीं डिफरेंसेस के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे क्या, कि अपना BRS, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और मैं लिख देता हूं इसको शॉर्ट में BRS। क्लियर है जी। तो सबसे पहले समझते हैं सर आखिर जो डिफरेंसेस हैं ये क्या हो सकते हैं। बेटा कोई गलती हो गई हो, गलती है इंसान से होती है, मेरे से हो गई हो या बैंक में जो काम करने वाला व्यक्ति है उससे हो गई हो, ठीक है। मैंने सपोज बैंक में जमा किए थे 5,000, हाँ, और बैंक ने गलती से कितने लिख दिया हो, 500, एक जीरो की कमी हो गई। देखिए ऐसी गलतियां होती नहीं है रियल में, ठीक है। अगर होती भी है तो बैंक उसको तुरंत के तुरंत क्या कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है। लेकिन ये गलती हो गई और क्वेश्चंस में हो जाती है, भाई हमारी बुक्स में जो क्वेश्चंस है उनमें तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे कितने रुपए जमा करे बैंक में, 5,000, लेकिन बैंक ने गलती से कितने लिख दिए, 500। तो बेटा कहीं ना कहीं 4,500 रुपये की दिक्कत तो यहाँ पे आ जाएगी। क्या करेंगे वो बाद की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंसेस क्या आएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा टाइमिंग का गैप हो सकता है, टाइम गैप की वजह से क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती है। टाइम गैप कैसे सर, टाइम गैप ऐसे कि मैंने एक चेक काट के इन भाई साहब को दे दिया कि लो भैया चेक लो, आप बैंक में क्या करना, जमा कर देना। मैंने चेक दिया इनको कब, 28 तारीख को, ठीक है। अब ये बड़े मस्तराम आदमी है भैया, बैंक वो उसमें चेक लिया, घर जाके अपना रख दिया, अरे जब जरूरत होगी जब लगाएंगे। चेक का जो टाइम होता है 3 महीने का होता है, ठीक है ना, एक चेक वैलिड होता है 3 मंथ्स तक। अब इन्होंने 28, मैंने इनको 28 अक्टूबर को चेक दिया, अभी तक चेक लगाया ही नहीं, ठीक है जी। अब मैं 31 अक्टूबर को बैंक के पास पहुंच गया, मैंने बैंक से कहा कि बैंक बताओ मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। बैंक कहेगा जी आपके अकाउंट में तो इतने पैसे हैं, मान लो 60,000 रुपये हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ पे कितने, मैंने 10,000 का चेक दिया इनको, कहेगा, मैंने कहा यार 60,000 होने, बैंक कह रहा है 60 है लेकिन मेरे हिसाब से कितने, 50। भाई मैंने चेक दिया ना 10,000 का, तो 10,000 मैंने क्या कर रखा है, कम कर रखा है अपने यहाँ पे, लेकिन बैंक ने कम नहीं कर रखा है।
मैं कि मेरे हिसाब से 50 होना चाहिए, बैंक कह रहा 60। मैं कि बढ़िया है, मजे आ गए। मैंने जाके गलती से वो वापस चेंज कर लिया, बाद में इन भाई साहब चेक लगाया, अगले महीने बैंक ने कम कर दिया। तो ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं टाइमिंग की वजह से। ना मेरी गलती है इसमें, ना बैंक की गलती। किसकी है? इस सामने वाले व्यक्ति की। बात समझ में आ रही है ना? तो बेटा इन डिफरेंसेस को समझना है, एक एक करके समझेंगे आराम से, ठीक है। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हम जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हो सकता है बैंक वो रिकॉर्डिंग ना करे, तो आखिर कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन, कैसे बनता है क्वेश्चन, वो भी समझाऊंगा। सारी बातें समझाने वाला हूं आपको अभी इसी वीडियो में, ठीक है। और बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट समझते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं ना, छोटे सी कैश बुक और एक छोटी सी पासबुक आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं यहां बना रहा हूं कैश बुक। बेटा कैश बुक में 2 कॉलम वाली बनाई थी ना हमने, सिंगल कॉलम डबल कॉलम। तो मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा किसकी? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की। किसकी बात करेंगे? ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओनली बात करेंगे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की, ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। बेटा जो बैंक बनाता है ना पासबुक, वो कुछ इस प्रकार से बनती है। देखो आज मैं पासबुक लेके नहीं आया, वरना आपको दिखाता। अगली क्लास में आपके लिए मैं पासबुक लेके आऊंगा पक्का। ऐसे समझो डेबिट क्रेडिट, और यहां पे क्या है इनका? बैलेंस। बेटा बैंक जो है ना हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करता है अपनी ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, क्योंकि उसको आपको बताना होता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है। ठीक है जी। तो दोनों कुछ इस प्रकार से बनती हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा आखिर कैसे बनेंगी ये। एक एक करके जो ट्रांजैक्शंस को मैं बात करूंगा, उन ट्रांजैक्शंस को लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस हम मान के चल रहे हैं 1 अक्टूबर को सेम था। 1 अक्टूबर को दोनों का बैलेंस क्या था? सेम, ठीक है जी। तो मेरे यहां पे क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस बीडी। कितने का? सपोज 1 लाख रुपए का। 1 अक्टूबर को हमारे अकाउंट में कितने रुपए थे? 1 लाख, ठीक है जी। पासबुक में भी कितना लिखा है? बैलेंस बीडी। बेटा हमारे यहां पे डेबिट में, तो बैंक के किस में लिखा जाएगा? क्रेडिट में लिखा जाएगा, हाँ है ना? ये बात भी बताता हूं आपको, सुनो। ये पहले ही बताई थी, फिर बताता हूं। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम अपने यहां पे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लेकिन बैंक उधर से मैसेज भेजता है कि भाई तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट हो गया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज दिस, जो भी अमाउंट होता है ना? तो ये बैंक जो क्रेडिट कर रहा है, बैंक क्रेडिट क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात समझिए, मैं कोई पैसा अगर आपको दे रहा हूं, अगर मैं कोई पैसा आपको दे रहा हूं और वो पैसा आपका ही है, समझ रहे हो? मैं पैसा आपको दे रहा हूं और वो पैसा आपका ही है, आपको उसको मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने आपसे कोई सर्विस ली, कोई सामान लिया, उसके बदले में आपको पैसा दिया, तो ये आपके लिए क्या हो गई? इनकम हो गई, है ना? ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कोई पैसा आपको दे रहा हूं कि भाई आप ये 50,000 रुपए लीजिए, 2 महीने बाद आपसे वापस लूंगा, आपको उधार चाहिए मेरे से कि भैया मुझे 50,000 की जरूरत है, आप 50,000 रुपए दे दो। मैंने आपको 50,000 रुपए दिए 2 महीने के लिए, तो बेटा ये आपके लिए क्या बन गई? लायबिलिटी, है ना? भाई कोई पैसा आपने लिया है, 2 महीने बाद आपको वापस करना पड़ेगा, आपकी इनकम तो नहीं है ना, वो आपके लिए क्या बन गई? लायबिलिटी। लेकिन मेरे लिए क्या बन गई? एसेट, है ना? तो बेटा मैं जब आपको पैसा दे रहा हूं तो मेरे लिए एसेट है, इसलिए मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। लेकिन बैंक के लिए क्या? लायबिलिटी है, इसलिए बैंक क्या करेगा? उसको क्रेडिट करेगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई बात? तो सेम ऐसे ही हम बैंक को पैसा देते हैं, जिसको हम कभी भी बैंक से जाके ले सकते हैं, तो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। बैंक उस पैसे पे अगर मुझे ब्याज देता है, आपको पता है ना बैंक इंटरेस्ट देता है, बैंक उस पैसे पे अगर मुझे इंटरेस्ट देता है तो वो मेरे लिए इनकम है और बैंक के लिए खर्चा है। बात क्लियर है? ये समझ में आया ना? खर्चा क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस, लायबिलिटी सब समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। तो बेटा मेरे यहां पे डेबिट बैलेंस तो बैंक किस में लिखेगा? क्रेडिट में लिखेगा, ठीक है जी। बात समझते रहिएगा ध्यान से। अब हुआ क्या, हमारे यहां पे बैलेंस बीडी कितने का था? 1 लाख का, और बैंक के यहां पे भी 1 लाख का, दोनों बिल्कुल सेम थे 1 अक्टूबर को, ठीक। अब मैंने क्या किया,
मैंने 10 दिन बाद एक पेमेंट करी, मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा करे, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूं यहां पे टू पैक कैश। बेटा जब बैंक में जमा करते हैं तो कैश ही तो लिखेंगे, बैंक कॉलम में जाएगा ना पैसा। मैंने डिपॉजिट किया कैश कितने का, सपोज 50,000, अपने यहां पे लिख दिया मैंने। अब बैंक ने भी क्या करा होगा, कैश, बैंक के पास भी कैश आया कितने का, 50,000, ठीक। तो बेटा यहां पे अगर आप देखो, यहां डेबिट में कुछ नहीं है, 1,00,000 क्रेडिट हुआ तो बैलेंस कितना, 1,00,000, है ना। डेबिट में कुछ नहीं है, 50,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो बेटा अब बैलेंस कितना हो गया, 1,50,000। समझ आ रही है ना बात। ये ऐसे चलता है, जैसे हम यहाँ लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं, ये ऐसे चलता है। पहले 1,00,000 का था, 50 आ गए, तो अब कितना हो गया, 1,50,000 हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैंने बैंक को बोल रखा है कि बैंक हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को मेरी एक ईएमआई कटती है, ठीक है। आप वो ईएमआई की क्या कर दिया करो, पेमेंट कर दिया करो, है ना। पहले से बोल रखा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं जिसको। मैंने बैंक को बोल रखा है आप हर महीने की 15 तारीख को मेरी एक पेमेंट कर देना, ठीक है जी। तो ठीक है जी, बैंक ने पेमेंट कर दी, लो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सपोज 10,000 रुपए का था, तो बैंक ने 10,000 पे कर दिए, तो बैलेंस कितना रह गया, 1,40, ठीक है जी, कोई दिक्कत। बैंक ने पेमेंट कर दी, लेकिन मैं पेमेंट तब करता हूं जब मेरे पास मैसेज आता है, देख लेता हूं अपने फोन में मैसेज आता है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मेरे पास गलती से नेटवर्क की वजह से मैसेज नहीं आया, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है ना। तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड ही नहीं किया, बाद में बात करेंगे जो भी है, ठीक है। मैंने पेमेंट कर दी, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, मैंने नहीं किया, ठीक। अब 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को मैंने इन भाई साहब को एक चेक दिया, चेक इशू करके अपनी चेकबुक से चेक का भर के इन भाई साहब को दे दिया कि लो भैया आपके 20,000 रुपये आप बैंक से जाके निकाल लो, ठीक है जी। मैंने 20,000 का चेक दिया इनको, ये चले गए। तो आपको याद है कैश बुक में क्या करते थे भैया, मैंने जैसे चेक इशू किया तो मैं तुरंत रिकॉर्ड करूंगा ना, तो मैं लिख देता हूं लो बाय प्रथम, नाम है इनका, तो मैंने कितने रुपए का चेक दिया इनको, 20,000 का, ठीक है जी। तो मेरे यहां पे 20,000 रुपये कट गए। अब लेकिन बैंक कब रिकॉर्ड करेगा, भाई मैंने तो आज चेक दिया, मैंने आज रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब ये भाई साहब बैंक में जाएंगे, बैंक कंफर्म करेगा, 2-3 दिन का समय लगता है। अगर दूसरे बैंक का चेक है, सेम बैंक का, तो सेम डे हो जाता है, 2-3 दिन का समय लगता है मान लो, ठीक है। वो क्लियर करेगा, उसके बाद इनको पैसा मिलेगा, और जब इनको पैसा मिलेगा तो मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये भाई साहब बैंक पहुंचे ही नहीं, मैंने 22 तारीख को एंट्री कर दी, लेकिन ये भाई साहब 22 तारीख क्या 31 तारीख तक बैंक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो बैंक ने भी नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ बेटा, मैंने ना कुछ मार्केट में, शेयर मार्केट सुना है आप लोगों ने, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से मुझे कुछ इनकम आती है, ठीक है। अब इनकम सीधी कहाँ आएगी, बैंक अकाउंट में आएगी। तो मेरे बैंक में 5,000 रुपये आए थे डिविडेंट या इंटरेस्ट की इनकम के, ठीक है। बस लिख देता हूँ डिविडेंट ऑब्लिक इंटरेस्ट, है ना जी। कितने आए हैं, 5,000 आए हैं, तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो बेटा मेरा बैलेंस कितना हो गया, 1,45,000, एक 40 + 5 एक 45 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहां नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास मैसेज नहीं आया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक। बेटा बैंक जो काम करता है, बैंक काम करता है ना, तो उसके लिए बैंक क्या काटता है, बैंक चार्जेस काटता है, ठीक है। तो बैंक चार्जेस का चार्ज देना पड़ेगा हमको, बैंक चार्जेस के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए, सपोज मान लेते हैं 1,000 रुपए के डेबिट। तो मेरे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए अभी, 1,44,000 रुपए, बस इतनी, यही बस ट्रांजैक्शन है। जितनी ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा पॉइंट बन जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, बैंक के हिसाब से मेरे बैंक में आज पैसे कितने होने चाहिए, 1,44,000, लेकिन मेरी कैश बुक का बैलेंस करा मैंने 31 अक्टूबर को, तो मेरे पास 1,50,000 ये, तो यहां पे भी कितना आएगा, 1,50,000, जिसमें से 20,000 रुपए ये दे दिए थे, तो बचे कितने, 130 बाय बैलेंस CD। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में होने चाहिए 1,30,000 रुपए, है ना।
मैं बैंक गया, मैंने बैंक से जाके कहा बैंक बैंक मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं। बैंक ने कहा भाई साहब ये रही आपकी पासबुक, एंट्री करके दे देता हूँ। एंट्री कर दी और मैंने देखा 1,44,000। मैं कि यार बैंक में 1,44 है और मेरे पास कितने हैं, 31 होने चाहिए मेरे हिसाब से। बैंक ने कहीं गड़बड़ कर दी, मुझे फालतू पैसे दे दिए, मैं खुश हो रहा हूँ बिना बात के। समझ रहे हो नहीं, यहाँ पे कोई मेरा एक्चुअल में पैसा है नहीं, वो मेरे यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं शायद, या तो बैंक में कुछ गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है। अब मैं बैंक वाले से कहा नहीं मेरे अकाउंट में 1,30,000 होने चाहिए, 1,44 कैसे। अब ये मत कहना सर ज्यादा पैसे होते तो लड़ाई नहीं करते। अरे भाई ईमानदार आदमी है हम, है ना, समझो बात को। तो अब भाई या तो कुछ गड़बड़ करी है बैंक ने, या हो सकता है मैंने कोई गड़बड़ कर रखी हो। समझ में आ रही है बात। तो अब मैं पासबुक लेके मैं बैंक से लड़ूं, इससे अच्छा है मैंने कहा आप पासबुक में एंट्री कर दो। पासबुक में एंट्री करा के मैं घर पे आके एक एक ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, मैच करते हैं कि यार मैंने कोई ट्रांजेक्शन छोड़ी तो नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं। अभी आओ सिखाता हूं मैं आपको कैसे बनाते हैं। मैंने यहां पे सिंपल, बेटा ध्यान से समझना, मैंने कहा बैलेंस बीडी 1,00,000 है, बैंक ने भी 1,00,000 लिखा है। इस ट्रांजैक्शन में क्या कोई दिक्कत नहीं, दोनों ने सेम लिखा है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। फिर मैंने कैश 5,000 रुपए बैंक में जमा करे, 5,000 थे ना जी, या नहीं 50 है, सॉरी 50,000 रुपए मैंने बैंक में जमा करे। हाँ, और यहां पे भी देखो कैश कितना जमा है, 50,000, दोनों जगह सही लिखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है सब। फिर मैंने देखा अच्छा प्रथम को मैंने कितने रुपए दिए, 20,000 का चेक दिया। मैंने बैंक केस में जाके देखा प्रथम, बेटा डेबिट साइड में कहीं प्रथम है ही नहीं। मैंने कहा क्रेडिट में तो नहीं है ना, क्रेडिट में भी नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो, एक दिक्कत मिली कि मैंने जो प्रथम को चेक दिया था 20,000 का, वो प्रथम आज तक बैंक लेके पहुंचा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। जो चेक मैंने इशू किया था वो अभी पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अच्छा सा दिक्कत तो है। मैंने कहा चलो एक पॉइंट मिल गया, इसको लिख देता हूं मैं, और इसको लिख देता हूं, कुछ स्टेटमेंट बना के लिख देता हूं। क्या लिखूं, अच्छा चलो लिख देता हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने चेक इशू किया लेकिन जो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का है बेटा, 20,000 का। अमाउंट भी लिख दिया मैंने साथ साथ, ठीक है जी, ओके। एक तो ये गड़बड़ मिल गई जी, ये वाला मैंने इधर रिकॉर्ड नहीं कर रखा, ठीक। अब बस मेरे पास तो इतनी रिकॉर्डिंग है। फिर मैंने कहा बैंक में, यार ये 3 चीजें बैंक में लिखी है लेकिन मेरे पास नहीं है इनका कोई रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बेटा बैंक ने डायरेक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, बैंक में लिखा है, मैंने नहीं लिखा। समझ में आ रही है बात। तो मैं चलो दूसरी गलती मिल गई, क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बेटा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है 10,000 रुपए, ठीक। अगला देखो, डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम आई थी 5,000 रुपए की, डायरेक्ट बैंक को आई थी, हाँ है ना, तो ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो इसको भी लिख देते हैं। लो तीसरा, डिविडेंड ऑब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको ना, डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, ठीक है जी। अच्छा बैंक ने अपने 1,000 रुपए के चार्जेस काटे हैं लेकिन इसको भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी लिख देता हूं, लो बैंक चार्जेस। इसको तो इतना भी लिख दोगे ना, बैंक चार्जेस, तो भी चल जाएगा। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिख लो, है ना। तो मैं इतना ही लिख देता हूं, कितने का, 1,000 रुपए का ये है, और बेटा 5,000 का ये है। बेटा ये कुछ 4 गलतियां हैं, है ना। ये 4 गलतियों को आप या तो इसमें सही कर दो या इसके हिसाब से सही कर दो, या तो कैश बुक में सही कर लो या पासबुक में सही कर लो, तो बैलेंस आपके क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत बताऊं, इसमें पेन नहीं चला सकते अब आप, मैंने तो वो अभी आपको समझाने के लिए कर दिया। अब इनमें से आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि बैलेंस हो चुका है, क्लोजिंग हो चुकी है इसकी, ठीक है, और ना ही इसमें कुछ लिख सकते हो। तो इस गलती को सही कैसे करोगे, ये गलती कैसे सही होगी, बेटा इसी गलती को सही करने के लिए हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
बात समझ में आई? ठीक है, साथ साथ यहां पे आपको दिया होगा ऊपर बैलेंस एज पर। कैश बुक लेओगे तो ये 31, और ये पासबुक लेओगे तो ऑब्लिक पीबी का लोगे तो कितना 144। कोई भी बना सकता है बेटा, बैंक वाला भी बना सकता है, कस्टमर भी बना सकता है, बैंक भी बना सकता है, कस्टमर, दोनों में से कोई भी बना सकता है। क्लियर है ना? अगर बैंक बनाएगा तो इसका बैलेंस लेके चलेंगे, और कस्टमर बनाएगा तो उसका लेके चलेंगे। ठीक, अब ध्यान रखना बेटा, जो बनाएगा उसकी बुक में ही चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस में बाकी और समझाऊंगा, अभी समझो बस। जो बनाएगा उसकी बुक में चेंज करेंगे, दूसरे की में नहीं करेंगे, है ना? अगर कैश बुक वाला बना रहा है तो बस कैश बुक में ही चेंज कर सकते हैं, पासबुक में कोई चेंज नहीं होगा। बैंक बनाएगा तो पासबुक में चेंज करेंगे, कैश बुक में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आराम से समझते हैं, क्वेश्चन बाद में ही कराऊंगा, आराम से समझते हैं कि आखिर अगर मैं कैश बुक के हिसाब से चलूं तो क्या होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। कैश बुक का बैलेंस 1,30,000 है। ठीक है, लो मैं लिख देता हूं, कैश बुक का बैलेंस है 1,30,000। ठीक, मैंने चेक इशू किया था प्रेजेंट रिन्यू पेमेंट के लिए, मैंने चेक इशू किया था तो मेरे यहां पे क्या हुआ है माइनस, मैंने इशू किया था मेरे यहां पे क्या हुआ है माइनस, लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया, है ना? तो बेटा भाई मुझे अब सही करने के लिए, भाई उसमें तो चेंज नहीं कर सकता, या तो वो माइनस कर ले, या सही करने के लिए मैं क्या कर दूं वापस प्लस। ठीक है बेटा, यहां से ऐसे सर काट दो, अरे काट नहीं सकता ना, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा इसको प्लस। तो बेटा मैं 20,000 प्लस कर दूंगा भाई, या तो बैंक क्या कर दे, बैंक माइनस कर दे, या मैं प्लस कर दूं। मैं क्या कर दूंगा प्लस, और बैंक क्या करेगा, अगर बैंक बना रहा होगा तो बैंक माइनस कर देगा। इतनी सी तो बात है, क्वेश्चंस में आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, अब समझो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किसने किया, बैंक ने, तो बैंक ने अपने यहां पे क्या कर दिया माइनस। सर बैंक ने तो माइनस कर दिया, लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें भी क्या करना चाहिए था भाई, बैंक माइनस करेगा तो हमें भी माइनस करना चाहिए था ना। बैंक ने माइनस कर रखा है, हमने नहीं कर रखा, तो हम माइनस कर देंगे, या तो हम माइनस कर दें या बैंक प्लस कर दे, सिंपल है ना जी। तो हम माइनस करते हैं जी, लो कितना 10,000 अपन माइनस करेंगे, लो। ठीक बेटा, डिविडेंड इनकम बैंक को मिली तो बैंक क्या हो गया, बढ़ गया। सर बैंक में 5,000 रुपए प्लस हो रखे हैं, बैंक 5,000 से बढ़ा हुआ है, बैंक 5,000 से बढ़ा हुआ है, बैंक बढ़ा हुआ है, कैश बुक बढ़ा ही नहीं है, या तो कैश बुक बढ़ा दो या बैंक कम कर दो। बैंक में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं कैश बुक में, तो हम क्या कर देंगे अपने यहां पे प्लस। ठीक है ना, तो बेटा 5,000 हम भी क्या कर देंगे प्लस। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, बैंक ने क्या कर रखे हैं 1,000 रुपए माइनस कर रखे हैं, हमने नहीं किए, या तो हम माइनस कर दें या बैंक बढ़ा दे, तो हम माइनस करेंगे, हमें बैंक से क्या लेना है ना। लो 1,000 रुपए माइनस कर दो। समझ में आ रही है बात? तो देखो आपको बताऊं, अभी हम जो निकालेंगे बैलेंस, तो हमारा बैलेंस किसके बराबर आएगा, पासबुक के। ठीक है, तो देखो 1,30 प्लस 20 1,50 माइनस 10 1,40, 1,40 प्लस 5 1,45 माइनस 1,000 तो 1,44। बेटा बस इतना ही है। अगर आपको मैं कहूं कि भैया बीआरएस का कंसेप्ट की अगर बात करूं तो कंसेप्ट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। समझ में आ रही है बात? इतना अगर आपको समझ में आया तो चैप्टर खत्म आपका। समझ में आ रही है बात? तो बेटा मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? क्लियर? तो ये इसी प्रकार से आपको ये वाली चीजें आपको दी होंगी क्वेश्चन में, बस आपको प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें कोई रटने वाली कि भाई 20 पॉइंट है इनको याद कर लो, कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, भगवान ने बहुत दिमाग दिया है हमें, है ना जी, तो उसका इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट जो मैं बताऊंगा आप उसी को फॉलो करना, दूसरा कोई फॉर्मेट फॉलो मत करना, क्योंकि दूसरे वाले फॉर्मेट में कंफ्यूजन ज्यादा है। ठीक है, इसमें ओवरड्राफ्ट हो या फिर आपका फेवरेबल बैलेंस हो, कोई भी बैलेंस हो, एक ही फॉर्मेट में आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है जी? कंसेप्ट समझना जरूरी था, क्वेश्चन तो हम आराम से कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने आप एक बार समझ लो पूरा ध्यान से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी, अगली क्लास में करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। समझ में आ रही है बात? सीधे बुक के क्वेश्चंस उठाएंगे, उनको करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, उसके लिए क्या करना है पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।